चलिए शॉर्ट में रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स इन सी हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ तक हमें याद है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ा था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए थे, रिलेशनल ऑपरेटर भी देख लिए थे और लॉजिकल। इतने ही देखे थे या फिर लॉजिकल देखा था या नहीं देखा, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? चलिए अरिथमेटिक ये थे ऑपरेटर, शॉर्ट में देखते जाइए, अगर बाई चांस कुछ लगता है पूछना तो पूछ सकते हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये वाले कंटेंट थे, यानी कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा था और ये डिक्रीमेंट हो रहा था। इसमें ऑलवेज वन का ही इंक्रीमेंट होता है, ऑलवेज वन का ही डिक्रीमेंट भी होता है, इसका हमें ध्यान में रखना है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। इस तरह से जो छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, इस तरह से आप हम लोग इसको चेक करते हैं। वैसे जो रिमेनिंग जो आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें भी इनके एग्जाम्पल होते रहेंगे, वहाँ पे बस हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी इतने कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, स्पेशली रूप से ये दोनों जिनको हम अभी हाईलाइट कर देते हैं, एंड और मैक्सिमम टाइम पे यही दोनों ऑपरेटर यूज होते हैं। उसके बाद ये यूज होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू थोड़ा बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अगर हम कंपेयर कराएंगे एंड और नॉट, तो मैक्सिमम प्रोग्रामों में एंड और नॉट का यूज हो रहा होता है, और इसके बाद फिर नॉट का होता है। परसेंटेज अगर देखोगे तो थोड़ा एंड और की परसेंटेज ज़्यादा होती है लॉजिकल ऑपरेटर की, और नॉट की थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, इनकी डिटेलिंग भी शायद हम लोगों ने एक बार समझी थी। बाई चांस किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट ऑपरेटर से, यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर्स। चलिए फिर स्टार्ट भी करते कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए। देखो कंडीशनल ऑपरेटर्स की जब भी हम बात करते हैं तो एक टर्म जरूर आता है, इफ एल्स। क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरी तरह से इफ एल्स पढ़ा नहीं है, हम लोग ऑपरेटर्स पहले पढ़ रहे हैं, तो इफ एल्स आगे जाके फिर से आएगा। हम शॉर्ट में दोनों चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई कंटेंट है, कोई कंडीशंस दी गई है, तो वो कहा जाएगा ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इफ उस केस में आ जाएगा, अगर ट्रू है तो इफ की केस में कंडीशन रन कर रही होगी, और एल्स यानी कि अगर फॉल्स आता है तो वो फॉल्स में चली जाती है। जैसे कि शायद इसमें देखिए एग्जाम्पल भी हो एक इफ एल्स का। यहाँ पे देखते हैं, है ना, जो मैं भी बात बताया था वो यहाँ पे भी एक गलत है। इन्होंने कहा इफ बी इक्वल टू टू, बी से इक्वल कराया है टू, अगर बी की वैल्यू टू के इक्वलेंट है, तो फिर इसके जो भी बी की बॉडी में स्टेटमेंट मेंशन किए गए हैं, उन स्टेटमेंट को हम रीड कर लेंगे, या फिर उन स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट किया जा रहा होगा कंपाइलर के थ्रू। ठीक है। एल्स अगर ये बी इक्वल नहीं होगा दो के, यानी कि हो सकता है कि इसकी वैल्यूज थ्री से हम कंपेयर कराएं, और यहाँ पे बी में टू मेंशन किया गया, तो इक्वल तो हुआ नहीं, नॉट इक्वल हो गया। नॉट इक्वल हो जाएगा तो इस केस में ये एल्स वाले पार्ट में आएगा, और एल्स जो भी वर्किंग करा रहा होगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगी। यानी कि एल्स की बॉडी में जो भी एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो एक्सिक्यूट हो रहे होंगे, यानी कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बनाए गए हैं, जो यहाँ पे हम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि इफ एल्स को जो स्टेटमेंट आगे हम लोग और आगे जाके पढ़ेंगे, उसी का एक और फॉर्म है कंडीशनल ऑपरेटर्स, जिसी को हम एक और नाम से जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर।
टर्नरी ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम कुछ चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, जिसका भी ये नाम आ रहा है इनसे बोल दिए रोल नंबर के साथ एंट्री करें, है ना, बिना रोल नंबर के एंट्री ना करें, विदाउट रोल नंबर के साथ एंट्री नहीं होगी। एक बार मैसेज कर देना अगर आप लोगों को जानने में है तो, ठीक है। दोबारा से रीनेम करके आ जाए, हम लॉग इन करा देंगे। यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है उस ऑपरेटर को जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पीपीटी में हम लोगों ने मेंशन किया है उसमें देख लेते हैं क्या कंडीशंस है। कंडीशनल ऑपरेटर इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि हमारा किस तरह का है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करता है उसी तरह का कुछ पैटर्न हमारा कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर भी परफॉर्म कर रहा होता है। फॉलो द सेम एल्गोरिथम एज ऑफ if else statement but the conditional operators takes less space। अब यहाँ पे समझना है less space की बात की जा रही है, and help to write the if else statement in the shorter way, बहुत easily। यानी कि अगर आपको if else मेंशन करना हो, if else की कंडीशंस एक्सिक्यूट करनी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी if else की कंडीशन ना हो तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लिया जा रहा होता है। और टर्नरी ऑपरेटर से इन्होंने ऑलरेडी कहा है लेस स्पेस लेता है। तो अगर आप छोटा सा भी मैंने एक प्रोग्राम आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे वाइंड अप हुआ है। स्क्रीन सबको दिख रही है मेरी ये वाली? यस सर। इसका फॉन्ट भी मैंने छोटा कर दिया क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक वाले में आ नहीं रहा था, तो मैंने स्मॉल कर दिया। सेम चीज का एक्सक्यूशन जो हो रहा है, इसी प्रोग्राम को दोबारा से यहाँ पे लिखा जा रहा है और कुछ ही लाइनों में वो फॉन्ट भी बड़ा हो गया है। सेम चीज का एक्सक्यूशन है, एक ही प्रोग्राम में इतनी ढेर सारी लाइनें हैं और एक ही प्रोग्राम में इतनी सी लाइनें हैं, सिर्फ यूज किसका कर दिया गया है, टर्नरी ऑपरेटर्स का। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का, तो इन्होंने क्या कहा था, लेस स्पेस, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा लेस स्पेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट वे, यानी कि आप बहुत इजी से एक लाइन के अंदर मेंशन करते हो तो हमें देखने में और पढ़ने में भी इजी लगता है, लेकिन ध्यान यही रखना पड़ता है इसमें बहुत बड़े स्टेटमेंट यानी कि बहुत बड़ी कंडीशंस को इग्नोर किया जा रहा होता है। डायरेक्टली जो फटाफट सॉल्व होने वाली कंडीशंस है उनको ही हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देवेश, तुम्हारे में हैंड बना हुआ आ रहा है, कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, अब इस पे हम आते हैं टर्नरी ऑपरेटर की किस तरह से राइट डाउन, यानी कि सिंटेक्स कैसे मेंशन किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स के रूप में 3 फॉर्मेट हैं। पहली कंडीशन जो आप कंडीशन के फॉर्मेट में देते हो, दूसरी ट्रू, और थर्ड फॉल्स। अब इसको एक्सिक्यूट होता है 3 पार्ट, एक पार्ट थी कंडीशन और उसके बाद ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं हाईलाइट फिर से करूंगा या फिर कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए जो ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है वो इनके सेंटर में अप्लाई किया है, और अप्लाई कहाँ पे, कंडीशन आने के बाद क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। क्वेश्चन मार्क के ठीक जस्ट आफ्टर जो भी कंटेंट है वो होनी चाहिए ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी इस वाले पार्ट में एक्सक्यूशन हो रहा होगा, अदरवाइज कंपाइलर जंप करके, अगर मेरा कर्सर दिख रहा हो तो कंपाइलर यहाँ से जंप करके फॉल्स वाले में आ जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो। और जो भी वैल्यू होगी और जो भी कहा जा रहा होगा इस फॉल्स वाले में या ट्रू वाले पार्ट में, वो एक्सक्यूशन हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लेते हैं, a इज ग्रेटर देन 100, है ना। अब मान लिया कि एक को हमने चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन 100 है या फिर नहीं, तो यहाँ पे हम a के लिए मान लेते हैं इंट a इक्वल 5, ठीक। अब हमने क्या दिया, a की वैल्यू 5 दे दी, तो 100 से क्या बड़ा है, नहीं,
ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होते ही यहां से जंप करके आएगा और 1 मेंशन कर देगा। अगर हम डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट रन करा रहे होंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं 500, तो क्या हुआ, ए हमारा ग्रेटर हो गया 100 से। तो जैसे ही ये 100 से ग्रेटर होगा तो ट्रू कंडीशन, यानी कि ठीक क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो भी कंडीशन होगी वो एक्सक्यूट हो रही होगी। तो ये वाले पार्ट में ट्रू कंडीशन में एक्सक्यूशन हो जा रहा होता है। इतना चीज समझ में आई होगी। मैं इसको हटा दे रहा हूँ अब। यानी कि सिर्फ इतना है, ट्रू एंड फॉल्स। हमें इतना ध्यान रखना है, पहले पार्ट में कंडीशन आती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा टर्नरी का ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर अप्लाई किया जा रहा होता है। फिर ट्रू वैल्यूज जो भी होती है, या फिर जो भी ट्रू वाला वर्क करना होता है वो वाला पार्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और इसके ठीक बाद फॉल्स वैल्यू, यानी कि फॉल्स अगर आता है रिटर्न, तो उस समय हमें क्या चीज प्रिंट करानी है, क्या हमें एक्सक्यूशन करना है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। शायद इससे पूरा कंफर्म नहीं हुआ होगा, तो नेक्स्ट में देखते हैं हम इसके एक्सक्यूशन को। और जो यही चीज हमने बताई है उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके प्रोग्राम जब देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा और रन करा के देखेंगे। सिंस द टर्नरी ऑपरेटर, अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को ऑलरेडी बोला गया, टर्नरी ऑपरेटर अब ऑलवेज क्वेश्चन मार्क एंड डबल कोलन जो होता है, मतलब सॉरी कोलन जो होता है उसको मेंशन किया जाता है। टेक्स 3 ऑपरेंड्स टू वर्क, यहाँ पे 3 ऑपरेंड जो भी मैंने बात की है, इसी को ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। अब वर्क की जो बात की, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्रेशन 1 जो आता है वो कंडीशन के लिए आ जाता है। एक्सप्रेशन 1 यानी कि पहला वाला आप जो एक्सप्रेशन है वो कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा सेकंड वाला एक्सप्रेशन एक्सिक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स हुई तो हमारा थर्ड वाला एक्सिक्यूशन हो जाएगा। चाहे आप जिस अकॉर्डिंग जिस तरह से भी समझ लो, ट्रू एंड फॉल्स पे डिपेंड करता है कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स। चलो इसमें देखते हैं प्रोग्राम है कि नहीं। छोटा सा प्रोग्राम आ गया, रन करा के देखते हैं। कंपाइलर देखो आप लोगों को ओपन है यहाँ पे। रन कराते हैं, 100 आया। अब देखते हैं 100 क्यों आया, थोड़ा क्लियर करते हैं लाइन्स को। यहाँ पे एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी। वेरिएबल क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमें कोई ना कोई किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करना होता है अपने वेरिएबल के अंदर, इसलिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये 100 कहाँ जाएगा, इस ए में स्टोर हो जाएगा, और 200 किस में हो जाएगा, बी में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आती है, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक क्या करा है, सी इज इक्वल टू ए लेस देन बी। क्या ए की वैल्यू बी से कम है, ए इज लेस देन बी इज ट्रू। अगर ट्रू होगा, अगर ए की वैल्यू बी से कम होगी, तो फिर ए की वैल्यू सी के अंदर स्टोर कर दो। क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे ट्रू पार्ट की बात बोली जा रही है, तो ट्रू वैल्यू किसके चले अंदर चली जाएगी, सी के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 100। 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि सी के अंदर क्या स्टोर हो गया, ट्रू होने की वजह से सी की ए की वैल्यू सी के अंदर स्टोर हो गई। तो यहाँ पे जब आप सी को प्रिंट कराओगे तो 100 डिस्प्ले होगा। इसी में ही हम क्या करते हैं, ठीक, फिर से एक्सिक्यूट करके देखते हैं। अब जैसे ही हमने इसकी वैल्यूज इंक्रीज कर दी, ए की वैल्यूज, तो अब फिर से चेक, सेम कंडीशन, ए लेस देन बी, इज द ए इज लेस देन बी, इज इट ट्रू, नहीं, फॉल्स, इट इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या एक्सिक्यूट हो रहा होगा, हमारा ये वाले पार्ट पे एक्सिक्यूशन हुआ। तो रिटर्न क्या हुआ, बी की वैल्यू असाइन हो गई सी के अंदर, और हम सी को प्रिंट करा सकते हैं।
इतनी में क्या बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? अब देखो, इसको हमने कमेंट लाइन बना दिया और एक काम और ट्राई करके दिखा रहे हैं। तो हमारी पूरी कंडीशन यहाँ पे थी, वो हमने इसमें प्रोवाइड कर दी। हमें एक ही वैल्यू प्रिंट तो करानी ही थी। तो हम सी का भी यूज अगर ना करें और डायरेक्टली इसको प्रिंट कराएं, तो भी हमारा क्या आउटपुट, पहले वेरिएशन ले आते हैं ताकि पता चले कि क्या वेरिएशन हो रहा है, और आउटपुट हमारा 100 आए। यानी कि आप किसी भी तरह से करो, हम या तो ट्रू वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रहा है, हम प्रिंट करा रहे हैं, तो या तो ये प्रिंट होगा या फिर ये प्रिंट होगा। क्लियर है इतनी चीज? इसी को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला कंडीशन आ जाती है, दूसरा ट्रू पार्ट और तीसरा फॉल्स पार्ट। इसमें अगर एक और अच्छी तरह से समझना है तो इसको हम एक और चीज कर सकते थे, लेकिन अगर हम उसको करेंगे तो हमें स्क्रीन में करना। यहाँ पे थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है। ये देखिए ट्रू आ गया है ना, जैसे ही चेंज किया है तो हमारा ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि हमारा लेस देन दिखाई दिया रहा है ए, तो हमने पहले वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया है। अगर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। जैसे ही हम इसमें इंक्रीज कर देंगे, वैसे ही हमारी वैल्यूज रन कराने पे फॉल्स आ गई। विजिबिलिटी है सबको? क्योंकि नेट का थोड़ा इश्यूज आ रहा है, तो आप लोगों को दिखा है, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। इतना कंफर्म हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से क्लियर है? तो नेक्स्ट पे आते हैं। इसी के फॉर्मेट में अगर हम नेस्टेड की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, इसी के लिए हम इतना ढेर सारा बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है पहले हम ये समझेंगे। चलो इसको भी हम रन कराते हैं। पहले इस पे आ गए। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ए, बी एंड एन एस, यानी कि आंसर। अब यहाँ पे चेक किया है, ए इज इक्वल टू 1। क्या ए 1 के इक्विवेलेंट है? अगर हाँ ट्रू है तो फिर इस वाले ट्रू पार्ट में एक्सिक्यूट हो। नेस्टेड है ये, ध्यान रखिएगा। नेस्टेड मीन्स एक
टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर, तो उसी के अंदर दूसरा कैसे मेंशन किया था, जो हमारा ट्रू पार्ट है उसके अंदर हम एक और पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर राइट डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आ गए, इसमें फिर से चेक कर लिया क्या बी 2 के इक्विवेलेंट है, इफ यस अगर हाँ तो फिर 3 को प्रिंट करोगे, एल्स पार्ट 5 को प्रिंट करेंगे। और हो सकता है कि ये वैल्यूज ए के इक्विवेलेंट ना हो, अगर ये भी इक्विवेलेंट नहीं होगा तो सबसे पहले ही जंप करा के मेरा कर्सर दिख रहा है तो इस 0 के पास आ जाएंगे और 0 को प्रिंट कर देंगे। तो रन कराते हैं पहले प्रोग्राम को, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। 3 क्यों आया, यहाँ पे देखिए 1 है और 2 है, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 है, इक्वल आएगी तो ये ट्रू पार्ट में एंट्री कर जाएगा। फिर बी के लिए चेक किया जाएगा, बी की भी वैल्यू 2 के इक्वलेंट होगी क्योंकि बी के अंदर 2 स्टोर हो, यहाँ से 2 से हम इक्वल चेक कर रहे हैं, ये भी ट्रू है, तो फिर फाइनली हमारा 3 प्रिंट हो जा रहा होगा। इस केस में हमारा फाइनली 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर अब हम मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि इस 2 की वैल्यूज को हटा के हम समथिंग एल्स वैल्यू मेंशन कर देते हैं और फिर एक्सिक्यूट करते हैं, तो अब 5 प्रिंट होगा क्योंकि ए की वैल्यू तो ट्रू थी, बी की वैल्यूज फॉल्स हो गई, तो फिर यहां से निकल के इसमें जंप मारा और इसके पास आएगा, इसलिए 5 प्रिंट कर जाएगा। चलो अब एक काम और करते हैं, ए की वैल्यू में भी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू जैसे ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा, जंप करके यहां से निकलना चाहिए और इस 0 को प्रिंट करना चाहिए। रन करा के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस 0 की वैल्यूज को उसने प्रिंट कर दिया। सेम यही काम, सेम इतने ही काम के लिए हम इतना बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। ये 5 जो भी ट्रू है और फॉल्स है उसके बेस पे शॉर्ट में फटाफट देख के हम थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये समझना है कि आगे भी इसको आने वाला है। अब हम आपको इफ एल्स अलग से पढ़ाएंगे, तो जब हम अलग से पढ़ाएंगे तो हम स्पेशली इफ एल्स को एम्फेसाइज करके पढ़ा रहे होंगे। यहाँ से इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी 1 है 2 है वो आंसर है। फिर इफ अगर a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम इफ को मीन्स अगर, इफ a इज इक्वल टू 1 तो ट्रू पार्ट में आ जाओगे, इस वाले पार्ट में एक्सक्यूशन हो रहा होगा। फिर चेक होगा इफ b इज इक्वल टू 3, क्या b 3 के इक्वलेंट है, नहीं, तो फिर फॉल्स में इसने 5 प्रिंट किया जैसे हमारा आंसर आ रहा था। अगर हम इस b को उठा के चेंज कर देते 2 से और फिर से एक्सिक्यूट कराते तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ जो इंटरनल पार्ट ये वाला है वो ट्रू कंडीशन में आ जाएगा, b इज इक्वल टू ट्रू, तो फिर ये ट्रू वाला पार्ट यानी कि इस बॉडी ब्लॉक का एक्सक्यूशन हो रहा होता। ठीक, और अभी 3 करने पे, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने पे एल्स वाले पार्ट में जाएगा और एल्स वाले का पूरा बॉडी पार्ट जितने भी हैं उसके अंदर n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते थे उनको एक्सिक्यूट करता। तो यहाँ पे एक ही है, 5 को आंसर में यानी कि जो वेरिएबल ans हमने लिया है उसके अंदर स्टोर कर रहा है। अगर हम इस a की वैल्यू को सेम मॉडिफाई कर ले और इसके बाद एक्सिक्यूट कराएंगे तो फिर हमारी कौन सी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे तो हम इसको और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, 100 या 1000 कर दिया, तो इसको रन कराओगे तो फिर आपका ये जो भी मेंशन आपने वैल्यूज की है वो प्रिंट करेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इतना क्लियर हो तो मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊंगा, अगर कुछ क्वेरी पूछनी है तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट हमारा है बिट वाइज ऑपरेटर जो बिट्स पर वर्क करता है। इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट
जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट शायद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, ALU जिसको बोलते हैं, कहाँ वर्क करती है, स्पेशली रूप से सीपीयू के बेस पे वर्क करती है। हमारे जो सीपीयू होता है उसमें ही ALU का पार्ट होता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज किया करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ज्यादातर किस तरह के होते हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, जितने भी तरह के आपके मैथमेटिकल फंक्शन है वो सारे स्टोर करते हैं। और अगर याद हो तो हम लोग इन सारी वैल्यूज को रजिस्टर में स्टोर करते थे, कैच में जाता था, रजिस्टर में जाती थी वैल्यूज, उनके बाद से परफॉर्म की जा रही होती थी। तो हमारा जो भी वैल्यूज रजिस्टर में स्टोर होती थी वो ज्यादातर किस तरह की बिट पे वर्क कर रही होती थी, क्योंकि कैश से निकल के रजिस्टर में आएगी और रजिस्टर सीधे एक्सक्यूशन हो रहा होता। ऐसे ही शायद पढ़ा था आप लोगों ने, कुछ मॉडिफाई था। टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज, या ढेर सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, जिसमें से है एंड, और, डॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक, तो इनमें से हम 2-3 के प्रोग्राम भी देखेंगे और समझेंगे क्या होता है। रिमेनिंग को हम फटाफट एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग अपने एंड से प्रोग्राम बना के एक बार समझ लेना। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो जितने ऑपरेटर अभी हमने आपको इससे पहले बताए थे उन सब में ये वाले ऑपरेटर जो अभी हम बता रहे हैं, यानी कि आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया और बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, ये वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं। तो जहां पे भी आप ऑपरेटर्स लिख रहे हो वहां पे आप इंपॉर्टेंट लिख लो इन ऑपरेटर्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा वाइवा में यही ऑपरेटर्स आपसे पूछे जाएंगे। एक तो ये होगा कि हाउ मेनी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट इन सी, ये हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर इंटरनल जाएंगे तो फिर बिटवाइज ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर काफी पूछा था, क्योंकि हमें ज्यादातर इनकी जारी में इंफॉर्मेशन थोड़ी कम रहती है। ठीक है, हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते समय और इसी अभी जैसे आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं इसी समय होगा। बाद में इनका प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, बिट पे वर्क नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के बेस पे हम समझते हैं इनका क्या होता है। एंड ऑपरेटर यानी कि एंडिंग परफॉर्म कर रहा होता है। अब एंड में बिट पे वर्क करने पे हम किस तरह से बिट पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 बिट की बात की जा रही है, एक 12 है और एक 25 है। बिट को बाइनरी में कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, शायद याद हो तो ये इस पहले वाले की वैल्यू होगी 1, 2 और 4 और लास्ट में 8। तो 4 + 8 कितना हुआ? 12। अब इसी तरह से फिर से देखेंगे, 1 की वैल्यू, यहाँ पे भी 1 की वैल्यू कंसीडर की जाती है। सेकंड बिट कितनी होती है? 2, फिर 4, 8 और उसके बाद 16। तो 8 + 16 कितना हुआ? 24 और +1 यानी कि 25। तो ये बिट हमारी एग्जैक्टली सही बनी हुई है। अगर हमें एंडिंग परफॉर्म करनी है तो एंडिंग क्या करती है, यहाँ पे मेंशन करता है। फिर हम इसको ऊपर वाली लाइन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे ताकि याद रहे। वैसे आप लोगों ने मेरे ख्याल से इसकी बिट की एंडिंग यानी कि परफॉर्म कर चुके हैं, तो आपको इजीली याद भी होगा। अगर ध्यान दें तो इसमें भी क्लियर कट मेंशन है, एंड ऑपरेटर में जहां पे दोनों ही पोजीशन पे 1 हो या फिर 0 हो, तो जो वैल्यू होती है एज इट इज वो उतरती है। यानी कि 0-1 के केस में ऑलवेज 0 आएगा, फिर से 0-0 केस में तो 0 आएगा ही आएगा, फिर 1 और 0 केस में ये वैल्यू फिर से 0 आएगी। सिर्फ 1 और 1 के केस में ही वैल्यू 1 आएगी, रिमेनिंग सारे केसेस में इस वाले में 0 आएगी। तो यानी कि इसका आउटपुट हमारा बनेगा 8। सेम इसका प्रोग्राम किस तरह से मेंशन करेंगे हम बिट पे, एंडिंग बिट पे परफॉर्म कर रहा होगा, ना कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ये हमें परफॉर्मेंस में इंक्रीज कराता है, क्योंकि ये बिट पे वर्क करके वेरिएबल के अंदर स्टोरेज भी जो करता है वो बिटी के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा होगा, तो हमें फास्ट वर्किंग मिल जाती है प्रोग्राम की। आउटपुट में क्या आ गया, देखिए 8 हमारा डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने 12 और 25 लिया था और इन पे बिट पे वर्क किया है।
ये वाला ऑपरेटर हमारा बिट वाइज ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स रेयर केस में आप लोगों से कभी कभी कोई लोग पूछ लेते हैं कि क्या प्रोग्राम पता है। बहुत कम होता है, लेकिन बिट वाइज ऑपरेटर पूछा जाता है क्या होता है, तो बिट पे वर्क करता है। एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, मैक्सिमम टाइम पे जितने नॉर्मल हमारे ऑपरेटर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं वो सारे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाए हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है ना। अब यहाँ पे ऑरिंग की बात करते हैं तो और भी ऑपरेटर होता है। यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम में सी में, तो सिंगल पाइपलाइन, जो पाइप का सिंबल होता है वो और को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डबल पाइपलाइन कर देंगे तो फिर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑरिंग हो जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज जो नहीं बताई वो भी बता देते हैं। यहाँ पे भी ये जो सिंगल एंड है, ये वाला ऑपरेटर जो आप हमने हाईलाइट किया, ये सिंगल एंड है, ये हमारा बिट वाइज ऑपरेटर है। अगर इसी तरह से हम दो ऑपरेटर बना दें डबल, तो इसका भी मतलब सेम एंड ही होता है, लेकिन ये हाई लेवल पे होगा, ये नॉर्मल बिट वाइज पे नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा। खैर अभी आगे हम और इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम ऑरिंग पे आ गए। ऑरिंग में मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया होगा, जहाँ पे 0 या 1 के केस में कहीं पे भी 1 आएगा तो हाँ हमारा उसको 1 की तरह से हम कंसीडर कर रहे होंगे। तो इस वाले में देखेंगे 0 1 क्या है, 1, फिर 1 0 1 1 1 तो 1 रहेगा ही रहेगा, और फिर यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे 4 1 की तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा और आंसर हमारा 29 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम वापस अगर अपने प्रोग्राम पे जाएंगे और इस बिट वाइज को यहाँ से डिलीट करके ऑरिंग को हम अप्लाई कर देते हैं। सिंगल पाइपलाइन का सिंबल लगा दिया हमने और रन करा देंगे। 29, ठीक। तो हमारा 29 क्यों आया, क्योंकि हमारा बिट पे वर्क किया और दोनों बिटों के बेस पे वर्किंग परफॉर्म कर दी गई है। ना समझ में आए तो पूछते जाना। जोर ऑपरेटर यानी कि एक्सक्लूसिव और। अब इसमें क्या होता है, the result of bit XOR operator is 1 if the corresponding bit of two operands are opposite। जब भी अपोजिट होगी सिर्फ उनकी वैल्यू में ट्रू आ रहा होगा। ध्यान हो तो, क्योंकि इसको इसलिए भी आपको रिपीट करा के देखा, हो सकता है कि सम को ध्यान ना हो। अपोजिट जो भी वैल्यूज होंगी, अब अपोजिट इन द सेंस यहाँ पे 0 बिट है और यहाँ पे 1 बिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। अगर ध्यान से देखें तो ये वाली बिट जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, दोनों बिट इक्विवेलेंट है, दोनों ही 1 है, तो फिर यहाँ पे क्या आया है, 0। क्योंकि जोर ऑपरेटर कहता है कि अपोजिट होनी चाहिए दोनों वैल्यूज। जब अपोजिट होंगी तभी हमारी यहाँ पे वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी, वो जो वैल्यूज होंगी वो 1 की तरह से रिप्रेजेंट की जा रही होंगी। तो इनको अभी अगर हम इसका प्रोग्राम भी रन कराते हैं तो यहाँ पे जोरिंग करेंगे, और रन करा देते हैं 21। तो ये जो आप लोगों ने ऑलरेडी ये सारे बिट्स की भी जो कंटेंट पढ़ रखे थे इससे पहले, उनको भी यानी कि बिट पे भी हम इजीली वर्क करके उनको सी के प्रोग्राम में कन्वर्ट करके प्रिंट किया जा सकता है, उसकी भी पूरी फंक्शनलिटी दी जाती है इसी तरह से। हाँ बेटा पूछो। सर उधर एंड का साइन क्यों लगा था? जब XOR ऑपरेशन चल रहा था सर एंड का साइन लगा है यहाँ पे किसने पूछ रहे हो बेटा? सर XOR का ऑपरेशन चल रहा था बट साइन जो लगा था एंड का लगा था सर। ये है नहीं सर, जो पीपीटी खुली थी। नहीं, पहले ऑरिंग का था जिसको मैंने डिलीट करके ये जोर का सिंबल बनाया है ना, इसी का तो आउटपुट ये 21 आया था। सब पीपीटी में था। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, गुड, बाय मिस्टेक, असल में कॉपी पेस्ट की बना के ऊपर से बनाया फिर कॉपी पेस्ट किया ना तो उसमें आ गया था। थैंक यू। अब क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो ये जॉरिंग हो रहा है। अभी एक चीज तुमने बताई तो मैं और एक चेक कर लूँ, देखो, है ना, तो अच्छा बताया, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या कंटेंट हो जाएगा, अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखेंगे तो जो वैल्यूज हमने अभी ली थी उनके बेस पे जितनी शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब क्या आंसर आप लोग बता पाओगे इनके? इसको थोड़ा लार्ज करके मैं आपको रन कराता हूँ और रिमेनिंग के आंसर एक बार गैस करके देखो, क्या इनके आंसर आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 25, ठीक। एंड का हमें पता हो गया है, और का हमें आंसर पता हो गया है, जोर का हमें आंसर पता हो गया है, नॉट का आंसर नहीं पता है, लेस देन का नहीं पता है, और सॉरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का नहीं है। स्पेशली रूप से लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या होगा, अगर 2 बिट शिफ्ट होंगी तब क्या वैल्यूज आएगी, और 2 बिट राइट साइड में शिफ्ट होंगी तो क्या वैल्यूज होंगी। तो फटाफट एक काम करो, अपनी कॉपी जहाँ पे लिखी हुई है, हमें वैल्यूज पता है। अगर आपको ये वैल्यूज चाहिए थी तो मैं एक बार आपको ये वैल्यूज दिखाता हूँ, नॉट छोड़ के पहले शिफ्टिंग की देखते हैं। ये वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। अब ए की वैल्यूज इसमें से देखनी है कौन सी, ए की है 12, तो 12 वाली ये वाली वैल्यूज है, ठीक। इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, 12 को हमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर रहे हैं और नॉट का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो हम 1 मिनट देते हैं, फटाफट कीजिए और ये बताइए कि आपकी वैल्यूज क्या आई हैं। स्पेशली रूप से ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि नॉट का हो सकता है उतना एग्जैक्ट वैल्यूज ना आप निकाल पाओ, लेकिन लेफ्ट और राइट शिफ्ट तो इजीली निकल सकती है फटाफट। तो आंसर का फायदा इतना हो जाता है। वैसे मैंने 3 ही दिखाई जिनके आंसर है, वैसे आपकी ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, 6 की 6 वैल्यूज। एक की आएगी 48 और लास्ट में 3, ठीक है। करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे बता देना, मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा ये वैल्यूज ऐसी क्यों आई, ठीक है। थोड़ा सा असाइनमेंट का आप थोड़ा सा माइंड लगा के देखना कि क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं। सर वो लाइन 1 जो प्रोग्राम में लिखा था सर, वो थोड़ा समझा दीजिए। लाइन 1 नहीं समझ आया? ये वाला, दिस वन बेटा, सो विच वन सर? एक ये आपने लिखा ना, प्रिंट वाली लाइन लिखी है, वैल्यू ऑफ सी इज बैकस्लैश ये मॉड्यूलस डी एंड ऑल। यही वाली ना? यस सर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। डबल कोट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज मेंशन की जाती है ना, वो एज इट इज प्रिंट होती है। तो कौन सी इतनी वैल्यूज है, इस तक। इसके बाद एक सिंबल होता है परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी यानी कि अगर हमें इंटीजर वेरिएबल को कंसोल पे, कंसोल यानी कि जो ब्लैक विंडो आपकी दिख रही है, इस पे प्रिंट कराना होता है, तो कंपाइलर को एक्सप्लेन करना होता है, मेंशन करते हैं परसेंटाइल डी, तो वो कंपाइलर ये समझ लेता है कि वो आप इंटीजर वैल्यूज कंसोल पे डिस्प्ले करने जा रहे हो, ठीक। इसके बाद यहाँ से मेंशन किया गया है इतनी वाली लाइन /n, यानी कि ये सिंबल होता है न्यू लाइन का। जब भी आपको इस काम के बाद अपनी नेक्स्ट लाइन चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 मेंशन लगातार कंटिन्यू आ रही है, और हर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन से आ रही है, तो वो इसी /n की वजह से आ रही है। अगर हम 20 से कोई भी एक यहाँ से /n हटा देते हो फिर रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो वो देखिएगा, वो दो, ये देखो, वो 2 लाइनें एक दूसरे से ओवरलैप कर देंगी, ठीक। इसलिए हम लोग लगाते हैं /n का सिंबल, ताकि कोई भी लाइन ओवरलैप ना करे। इसके बाद यहाँ पे हमारा कोलन बंद हो गया, यानी कि हमारी इतनी लाइन डिस्प्ले कर रही है, इतनी लाइन का सब क्लियर हो गया। स्पेशल ऑपरेटर यानी कि कॉमा का हमने यहाँ पे यूज किया है, और लास्ट में इस सी यानी कि वेरिएबल, उस वेरिएबल को प्रिंट करा लिए जिसको हम प्रिंट कराना चाह रहे थे। तो ये जो एक्सप्रेशन के बेस पे जो भी वैल्यूज ए एंड बी के बेस पे आएगी सी के अंदर स्टोर, वो डिस्प्ले कर दी जा रही होगी। क्लियर है? यस सर।
चलो इसी के आगे हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स। वैसे स्पेशल ऑपरेटर्स में एक आध और भी ऑपरेटर्स कंसीडर कर लिए जाते हैं, है ना। अभी जो बेसिक हम लोग जानते हैं वो एक कॉमा होता है, एंड होता है, एस्ट्रिक होता है और साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। ठीक, कॉमे का यूज अभी भी हम लोगों ने देखा ही देखा है कैसे हम लोग करते हैं। जहाँ पे हमारे पास सेपरेट करने के लिए यूज था, तो ये कॉमा हमने एक एज ए स्पेशल ऑपरेटर की तरह से यूज किया था। ठीक है, इसके बाद एंड और एस्ट्रिक दो और ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं, साथ में साइज ऑफ। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं आपसे ये इंटीजर है 12, तो 12 कितने साइज का है ये पता करना है। यानी कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज स्टोर है तो एक ही वैल्यूज साइज में कितनी है। अभी हमने क्योंकि साइज आपको उस तरह से पढ़ाया नहीं है तो अभी आपको शॉर्ट में बता देते हैं। इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं और इनके अलग अलग साइज हो रहे होते हैं। साइज इन द सेंस मेमोरी के अंदर अगर हम आपको बताएं तो हमारे पास मेमोरी होती है, ये सिस्टम है। अगर आपको दिख रहा होगा ड्राइव सी है, ड्राइव डी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डी ड्राइव और सी ड्राइव में हम राइट क्लिक करते हैं डी ड्राइव के अंदर और फोल्डर क्रिएट करते हैं। इस नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक, अब ये जो फोल्डर क्रिएट हुआ है इसका जो हमने नाम दिया है इसने कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज कंसीडर की है। तो जैसे अभी हम ये देख रहे हैं बाइट कितने हैं, इसको सब कुछ 000 बाइट स्टोर किया जा रहा है। अभी इसने कोई भी स्पेस डिस्प्ले ज्यादा लिया नहीं है। ठीक, जैसे ही इसके अंदर हम फाइलें स्टोर करेंगे, जैसे कि अगर हम सी ड्राइव में जाते हैं और इसी तरह का एक फोल्डर, थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाएगा टाइम लगेगा, लोगो फोल्डर पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं और ये स्टोर किया, तो इनका साइज कितना है केबी में दिखा रहा है 859 केबी। डिस्क पे कितना साइज जा रहा है 908 केबी। बाइट्स कितना स्टोर हो रही है इतनी। तो ये सारे इनके एज ए साइज है। ठीक है, तो इसी में जब हम सी प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं। एक होता है एड्रेस ऑपरेटर और एक होता है वैल्यू ऑपरेटर, और साथ ही साथ साइज। यानी कि जो भी आपने इंटीजर, फ्लोट, डबल लिया है तो इनका जो भी साइज डिफाइन किया गया था प्रोग्रामर के थ्रू, सॉरी डेवलपर जिन्होंने इस सी को बनाया उन्होंने एक साइज डिफाइन किया इंटीजर का, जैसे कि होता है 2 बाइट। सम कंपाइलर्स या फिर ऑनलाइन कंपाइलर्स में हम लोग चेक कर लेंगे तो फिर 4 बाइट दिखा रहा होगा। फ्लोट और डबल का, जैसे कि डबल के लिए हम बात करते हैं तो फिर 8 बाइट या फिर दिखाएगा आपका। लॉन्ग का आपका और ज्यादा दिखा रहा होगा। तो इस तरह से इनके साइज पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, इनको हम साइज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रोग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन करते हैं फिर से। यहाँ पे इंटीजर को 2 असाइन कर दिया गया है, डबल को 2 असाइन किया गया है। एक चीज ध्यान रखना, कॉपी पेन हो तो अगर आप लिख रहे हो तो फिर लिख लेना। अभी क्योंकि मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ उससे और जो आउटपुट यहाँ पे शायद जनरेट हो उसमें दोनों में डिफरेंस आएगा, है ना। यहाँ पे जैसे कि मैं रन करा दे रहा हूँ तो यहाँ पे अभी x की वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो होगी शायद 4 बाइट। अच्छा आ तो रहा है ये x की जो वैल्यू आ रही है वो है 4 बाइट्स। लेकिन ज्यादातर आपकी जो ये सब ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए आपके यहाँ पे 4 बाइट दिखा रहा है। मैक्सिमम टाइम पे जो आप लोग अपने सिस्टम में कंपाइलर इंस्टॉल करोगे सी के, तो वो थोड़े पहले वाले कंपाइलर हैं और उनके अकॉर्डिंग ये 2 बाइट दिखा रहा होगा, है ना। तो आगे अगर अभी हम लोग डेटा टाइप भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग इसी के टाइप्स और उनके साइज जो बताएंगे। तो इंटीजर में 2 बाइट्स होगा, फ्लोट में 4 बाइट्स वहां पे आएगा, डबल में 8 बाइट्स आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना, वो आप लोगों को याद करनी है 2 बाइट्स इंटीजर के फॉर्मेट में। अपडेटेड भी आपको सामने दिख रही है, इसलिए दिमाग में रखना कि ऑनलाइन इस समय के कंपाइलरों ने अपने इंटीजर डेटा टाइप को और ज्यादा
स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया है। तो 4 बाइट का स्पेस का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो साइज ऑफ ऑपरेटर, मेरे ख्याल से अब इतना तो क्लियर होगा, जो भी डबल कोर्स में आप लिख रहे हो वो एज इट इज प्रिंट होगा, और एक जो आप इंटीजर वैल्यू कोई प्रिंट कराना चाहते हो वो डिस्प्ले होगी। अब वो इंटीजर वैल्यू क्या है, वो एक्स की वैल्यू है। क्योंकि हमने साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया है तो फिर इस एक्स का जो भी साइज यानी कि इंटीजर फ्लोट डबल की जो असाइन वैल्यू है वो दिखा रहा था यहाँ पे। असाइन वैल्यू यानी कि जिसने सी को बनाया उसने कहा है कि इंटीजर के लिए इतनी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या अभी तो इसका यही साइज दिखाएगा और हमें क्या करना है, अब जरा चेक करते हैं क्या क्या हुआ। क्या ये जो वैल्यू हमने प्रोवाइड की है एज इट इज प्रिंट हो रही है एक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या सेम है? नहीं। तो फिर हम इसमें और थोड़ा डिलीट करते हैं, इतना स्टोर करते हैं, फिर से रन कराते हैं। टू थ्री फोर फाइव सेम आ गई। यस सर। अब कोई ये बता सकता है ऐसा डिफरेंस क्यों था? तो पहले लिमिट एक्सीड कर दी थी पार्डन? तो लिमिट एक्सीड कर दी थी पहली वाली वैल्यू। वेरी गुड। जो साइज डिफाइन किया गया था 4 बाइट, उसमें जितनी आपने मैक्सिमम स्टोरेज की, जैसे कि इंटीजर में आप 9 to 10 डिजिट स्टोर कर सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 4 है, तो अगर हम 4 और ऐड कर दें वैल्यूज, 4 के साथ 4 और ऐड कर दें तो भी ये प्रिंट कराएगा और डिस्प्ले करेगा वैल्यूज को। ये देखो, प्रिंट कराएगा, एज इट इज डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू से हम अगर ज्यादा कोशिश करेंगे कि इससे भी ज्यादा हम स्टोर कर लें तो ये गार्बेज वैल्यू दिखाने लगेगा और इस वैल्यू को नहीं दिखा रहा हो। गार्बेज वैल्यू यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं सेम वैल्यूज हो, या फिर ट्रंकेटेड वैल्यू दिखा देता। ट्रंकेट यानी कि कम करके अपने हिसाब से कन्वर्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर रहे थे तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता था, हमें इससे तो मतलब था ही नहीं कि इसमें स्टोरेज क्या किया, वो ये बताया था इसका साइज कितना है एक्स का, जो इंटीजर में जितनी हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाता है। जो भी चीज आप साइज ऑफ ऑपरेटर के बाद ब्रैकेट लगा होता है, एक्स को हमने इसमें डिस्प्ले करा दिया और रन करा दिया। यहाँ पे फिर से ये 4 बाइट दिखा रहा है। अब इसको गलत और सही वैल्यू से मतलब नहीं थी, इसने इस एक्स का जो डेवलपर यानी कि जिसने सी डेवलप की उन्होंने कहा कि एक्स की 4 बाइट्स होगा। 4 बाइट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्स जो इंटीजर टाइप का है इसकी बाइट कितनी है 4, वाई जो डबल टाइप का है इसकी बाइट कितनी स्टोर की गई है 8। इतना एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर इतना चीज? इतने के बाद एक और आप लोग लाइन देख रहे होगे, इसमें भी परसेंटाइल दी इंटीजर के फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा जो अभी आपने एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया था इसको एड्रेसेस असाइन किए जा रहे होते हैं, वो भी हमें कुछ एड्रेसेस कुछ इस तरह से असाइन किए जाते हैं नंबर के फॉर्मेट में। हर एक मेथड, हर एक कंटेंट, हर एक जितनी भी आप वेरिएबल्स लेते हो सबको एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, और वो एड्रेस हमारा कुछ इसी तरह के नंबरों के फॉर्मेट में असाइन किया जा रहा होता है। उस एड्रेस को शो करने के लिए एक ऑपरेटर होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, है ना। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जहां पे हम लगा देते हैं उसकी हेल्प से हम एड्रेस शो करा सकते हैं या फिर एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। आगे भी आप देखोगे तो हम लोग एड्रेस क्रिएट भी करेंगे। स्कैनएफ अभी हम लोग प्रिंटअप देख रहे हैं, इसी का एक और फंक्शन होता है स्कैनएफ। स्कैनएफ की हेल्प से हम लोग जो एड्रेस है वो क्रिएट करते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस देख रहे हैं कि एक्स का एड्रेस क्या है। ये जो अगर मेमोरी लोकेशन में जाएंगे और सर्च करके इंटरनल एड्रेस निकालेंगे तो ये वाला एड्रेस होगा जो हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं।
है ना। ये एड्रेस हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, इंटरनल डिस्क के ऊपर स्टोरेज है, उस एड्रेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक्सप्लेन किया जा करता है। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होता है, जिस एड्रेस पे कोई वैल्यू स्टोर होती है, जिस एड्रेस पे कोई वैल्यू स्टोर होती है उस वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए वैल्यू ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर हमारा एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की जो वैल्यूज होती है उसको डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने इंट देख के आप देख रहे हो कि वेरिएबल के आगे जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया पीटीआर, इससे पहले उसी के साथ ही में हमने एक एस्ट्रिक का सिंबल अप्लाई कर दिया है। ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है ये एक्सप्लेन कर रहा है ये जो पीटीआर है ये हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस स्टोर किया जाएगा। तो अब ये ध्यान से देखें, क्यू हमने दूसरा एक और वेरिएबल लिया था, इस क्यू के अंदर 50 वैल्यूज को असाइन कर दिया। क्यू के अंदर क्या है 50 वैल्यूज। पीटीआर पे जाते हैं वापस हम, पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ क्यू। अब पीटीआर के पास क्या है एड्रेस ऑफ क्यू, तो जैसे ही हम एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर प्रिंट कराएंगे तो ये वैल्यू ऑफ क्यू देगा, क्योंकि इस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है यानी कि क्यू के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको प्रिंट कराएगा। तो हम रन करा कर देखते हैं, ये देखिए 50, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाया है वैल्यू ऑफ। अब हमने एड्रेस ऑफ को प्रिंट करा रहे हैं, रन करा के देखते हैं, ये देखो अब एड्रेस ऑफ ने उसका एड्रेस प्रिंट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। हाँ पूछो पूछो, हम समझ रहे थे इसी में ही आके आएगी। फिर से एक्सप्लेन कर दें पूरा। सर ऊपर, हाँ सर एक्सप्लेन करें, क्योंकि सर ऊपर आपने डिक्लेयर कराया एस्ट्रिक पीटीआर, फिर सर हाँ आपने नीचे पीटीआर में एड्रेस ऑफ क्यू स्टोर कराया है, फिर सर हाँ फिर आप एंड पीटीआर सर प्रिंट करा रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा अब फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से ध्यान से सारी चीज सुन लेना तो ये क्लियर कर देगा। ठीक, यहाँ पे हम ओरिजिनली हमारा ये प्रिंट हो सकता होएगा। अभी देखो एक सेकंड, हमने इंटीजर टाइप का एक जो एस्ट्रिक टाइप का पीटीआर लिया है। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। कहीं पे लिखो एस्ट्रिक बनाना, वहां पे लिख लेना वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। ठीक, दूसरी चीज ये वाला ऑपरेटर बनाना, एंड का सिंबल बनाना और उसी के आगे लिख लेना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक, दो है। लाइनें ये अपने पास मेंशन। जहाँ सर डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ एस्ट्रिक क्यों लगाया है? बता तो रहे, आपको उस जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसके अंदर अब आप कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करोगे। डायरेक्टली वैल्यू से मतलब नहीं है, अब आप इसके अंदर कोई भी आप स्ट्रिंग नहीं स्टोर करोगे, इसके अंदर कोई ना कोई मैक्सिमम टाइम पे एड्रेस ही होगा जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में आ रहा होगा, है ना। इसलिए हम एक्सप्लेन करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हमारे सारे एड्रेसेस न्यूमेरिक फॉर्म में, ये यहाँ पे आप दिख रहे होगे ना इंटीजर फॉर्मेट में, तो इस तरह के सारे एड्रेसेस मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो मेमोरी से एड्रेस को हमें ट्रेस करना, उसको ढूंढना, उस पर वर्किंग करने के लिए दो ऑपरेटर होते हैं, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर जो हमें ऐसे डिफाइन किया जाता है और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम एंड होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम वैल्यू ऑफ ऑपरेटर क्रिएट कर रहे हैं। ये कौन सा है पीटीआर, पीटीआर इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। ठीक, अब हमने क्यू को जो लिया उसमें 50 डाल दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब क्योंकि पीटीआर है इसलिए इसके अंदर हम एड्रेस ऑफ क्यू स्टोर करेंगे। इस क्यू का जो भी एड्रेस था, इस तरह का जो ये एड्रेस आया है उसको हमने पीटीआर में स्टोर किया है। ठीक, पीटीआर का खुद भी अपना एक एड्रेस होगा, अभी हम उससे मतलब नहीं है। पीटीआर के अंदर जो भी एड्रेस आया है वो किसका एड्रेस आया है, वो क्यू का एड्रेस स्टोर कर दिया हमने। ठीक, अब समझेंगे यहाँ पे अगर हम एस्ट्रिक पीटीआर प्रिंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पीटीआर के अंदर जो क्यू का एड्रेस है
उसमें जाओगे, उसके अंदर एड्रेस के अंदर की उस एड्रेस की हेल्प से जो क्यू के अंदर वैल्यू है उसको आप प्रिंट करोगे। ठीक, तो जैसे ही हम एस्टिक लगा के प्रिंट कराते हैं तो फिर हमारी उसकी वैल्यू प्रिंट करता है, यानी कि 50। अब हमने क्या किया, अब हमने कह दिया इसमें अंदर डायरेक्टली बताओ कौन सा पीटीआर के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा एड्रेस स्टोर है, हमें एड्रेस के अंदर वैल्यू है उससे मतलब नहीं है, पीटीआर के अंदर एड्रेस कौन सा स्टोर है ये बता दो आप। तो इस तरह से आप राइट डाउन करोगे और रन कराओगे तो ये पीटीआर के अंदर स्टोर जो एड्रेस है वो मेंशन करने लगेगा। थोड़ा समझ में आया? क्यू का थोड़ा समझ एड्रेस में आया ये सर क्यू का एड्रेस करेगा प्रिंट। है? सर एड्रेस ऑफ पीटीआर कर रहे हैं तो सर क्यू का एड्रेस प्रिंट करेगा ना, क्योंकि सर पीटीआर में तो क्यू का एड्रेस स्टोर है ना। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही समझे। अब तुम्हारा हो सकता है ये आंसर हो, सर अभी तो आंसर कुछ यहाँ पे डिफरेंस था और अब यहाँ का एड्रेस बदल गया, ये हो सकता था। तो ये बता दें क्योंकि हर बार हमारा कंपाइलर इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल कर रहा है, इसलिए वेरिएबल को अलग अलग जगह पे स्टोर कर दे रहा है, तो उनका वहां पे जो भी एड्रेस हो रहा है उसको डिस्प्ले कर रहा है। इसकी खैर इसकी बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, रीजन है इसलिए और बता दें क्योंकि आप इसे को बोलते हैं हम लोग पॉइंटर भी, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं और सी में हम अलग से पॉइंटर पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि ये आप लोग अलग से भी एक बार पढ़ोगे, डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट करें या फिर रुक जाएं? नेक्स्ट करें या फिर रुक जाएं? सर अब रहने दीजिए। चलो ठीक है।